तो हाँ दोस्तों तो आज हम बिहार एसएससी इंटर लेवल 10+2 इंटर लेवल 10+2 का हम लोग एडुटेरिया का सेट नंबर फर्स्ट, इसमें आप देख रहे होंगे इसमें 15 सेट दिया हुआ है। इस बुक में 15 सेट दिया हुआ है। क्या इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा सेकेंड में चल रहा है, तो मॉडल पेपर इसमें 15 दिया गया है। तो हम लोग आज एक करेंगे प्रैक्टिस सेट एक, और इसी तरह से बारी बारी से हम एक दिन कर करके यानी टोटल 15 सेट पूरा करेंगे। तो आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पे। तो हम लोग का बीएसएससी इंटर स्तरीय सेट 1 है। तो इसके पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ कौन दिलाता। तो अगर उच्च न्यायालय की बात करें, हाई कोर्ट की बात किया जाए तो वहाँ दिलाता है आपको राज्यपाल। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात किया जाए तो वहाँ दिलाता है राष्ट्रपति। तो कह रहा है उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय में कौन होगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल होगा। अब बात करते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 129 में, आर्टिकल 129 में। और सुप्रीम कोर्ट में कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। अच्छा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बट यहाँ कर रहा है मुख्य न्यायाधीश नहीं कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है न्यायाधीश कर रहा है। न्यायाधीश करता है, शपथ दिलाता है कौन, राज्यपाल, बट नियुक्ति करवाता है राष्ट्रपति। और आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है हम लोग का, सेकेंड कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करेगा। तो कौन करेगा, हम लोग करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा, भारत के चुनाव आयोग करेगा, संसद की संयुक्त समिति करेगा, कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो दूसरा का आपको हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद है तो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अच्छा, आर्टिकल कितना में करेगा भाई, आर्टिकल 71 में करेगा। या जो विवाद रहेगा वह 70, इसका फैसला अंतिम माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय का। 3 देखते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित होता है किसमें। तो आपको राज्य के नीति निषेधक तत्व में होता है, राज्य के नीति निषेधक तत्व। अच्छा, ये कितना में होता है, तो भाग कितना, भाग 4 में होता है। अनुच्छेद कहाँ से होता है, तो 36 से आपको हो जाएगा अनुच्छेद 51 तक। नीति निषेधक तत्व 36 51 तक संविधान। अच्छा, कहाँ से लिया गया था, तो नीति निषेधक तत्व लिया गया आपको आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड कहाँ से लिया गया था, तो आयरलैंड लिया था स्पेन से लिया था। अच्छा, गॉडविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान का मूल आत्मा कहा था। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 कह रहा है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। कैसा अधिकार है, तो आपको हो जाएगा संवैधानिक अधिकार है हम लोग का। कैसा अधिकार है, संवैधानिक अनुच्छेद। अच्छा, कह रहा है कि हम लोग वोट किस अनुच्छेद के देते हैं, हम लोग जो मत देते हैं वो अनुच्छेद कितना में होता है, 226 326 में हम लोग आर्टिकल 326 के तहत हम लोग वोट करते हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संघ बनाम 2015 में मतदान के अधिकार को एक विधिक अधिकार माना है। 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान का अधिकार को विधिक अधिकार माना है, बट अभी जो है वह संवैधानिक अधिकार हम लोग का। 5वां, निम्न में से सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं,
तो हमेशा कैबिनेट मंत्री होता है कौन? कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, कैबिनेट सचिव होते हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 6 कह रहा है हम लोग कि लोकसभा के अध्यक्ष की पद से हटाया जा सकता है जी। तो लोकसभा के कुल मतदाता लोकसभा के कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 अगर बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर आते हैं। 7 कह रहे हैं भारत का संविधान गणतंत्रमत्ता है क्योंकि यह एक कोई यहाँ वंशानुगत शासन नहीं होता है, यहाँ पर कोई वंशानुगत शासन नहीं होता है गणतंत्र में। अगला देखते हैं, क्वेश्चन 8 कह रहा है, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने किया था? गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने किया था? राजकुमार शुक्ला किया था। राजकुमार शुक्ला लखनऊ अधिवेशन 1916 में जब हो रहा था तो राजकुमार शुक्ला लखनऊ गांधी जी से मिलने गया था और उनसे बोले थे कि चंपारण का जो नील विद्रोह वाला है उसका जो मैटर है उसको सुझा देते तो कितना अच्छा रहता। उसमें क्योंकि लगान बढ़ा दिया गया था 3 कट्ठे यानी 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा में आपको नील बोया जाना जरूरी था। अंग्रेज के अनुसार नहीं बोया जाता तो खेत को ले लिया जाता था। और जिस खेत पर अगर नील बो दिया जाए एक बार उसका उर्वरा शक्ति उस जमीन का खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है 9 नंबर कह रहा है कि जो 13 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था सचिंद्र नाथ सन्याल किया था। कौन किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल। पटना में 1913 में किया गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा होता है? तो आपको जाएगा कांवर झील होगा। कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में आपको है। कहाँ पे? बेगूसराय में। अच्छा, यह झील जो है ना प्रवासी पक्षी का एक आश्रय के रूप में जाना जाता है। कब? प्रवासी पक्षी यानी कि दूसरी जगह से पक्षी आते हैं और अंडा देते हैं। ये तो अच्छा, याद रखिएगा कि कांवर झील जो हम लोग का है इसका 39वां रामसर स्थल भारत में स्थान इसका है। रामसर स्थल अभी हम लोग भारत में कितना हो गया? 75 हो गया है। तो ये 39वां इसका नंबर था। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का। हम लोग क्वेश्चन 11 का रहा हम लोग का 11 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो आपको हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता थी। कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन की प्रसिद्ध थी। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में 2 नगर प्रसिद्ध था। पहला था आपको कौन कौन? 2 नगर तो कौन कौन था? तो पहला आपको कौन था? महानगर नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कौन था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में कौन किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी किया था। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा तो कांस्य सभ्यता भी कहते हैं लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का 2 बंदरगाह था। कौन था? लोथल और सुतकोटदा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो कौन था? 12 का 3 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। क्यों? क्योंकि प्राचीन अगर देखा जाए प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त मौर्य था जो मगध का राजा था। मगध का राजा था। अपने अंतिम जीवन में जैन धर्म को अपना लिया था। अच्छा, ये भद्रबाहु से जैन धर्म को दीक्षा लेकर ये कर्नाटक चले गए थे। उपवास में ये श्रवणबेगोला में 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिए थे। कौन? भद्रबाहु से जैन दीक्षा लेकर। अच्छा, 13 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो 13 का आपको ग्रीक बौद्ध कला आपको गंधार कला जी। गंधार कला को बौद्ध कला के नाम से हम जानते हैं। गंधार कला को हम लोग बौद्ध कला के नाम से जानते हैं क्योंकि यह भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्रण शैली है।
जिसका संरक्षक शक और कुषाण थे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो 14 आपको इल्तुतमिश। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो इल्तुतमिश किया था। सर्वप्रथम दिल्ली का अमीरों का दमन इल्तुतमिश किया था। इसका इल्तुतमिश के बाद देखते हैं कुतुब मीनार का पूर्ण कौन कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका कार्य कौन पूरा करवाया था? इल्तुतमिश। एकता प्रणाली कौन चलाया था? इल्तुतमिश। 40 गुलामों का सरदारों का संगठन बनाया कौन? इल्तुतमिश। समाप्त कौन किया था 40 गुलामों का? तो बलबन बर्बाद कर दिया था, जिसे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अच्छा, पहला द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 1780 से लेकर 1784 के बीच हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा, ये था तीसरा। थर्ड कब हुआ? अच्छा, इसमें कौन था? तो एक हो जाएगा, वारेन हेस्टिंगस था। अच्छा, तीसरा कब हुआ था? तीसरा आपको हुआ था 1790 तक, 90 से 92। चौथा कब हुआ था? वो चौथा हुआ था 1799 में, क्योंकि इसी में टीपू सुल्तान मारा गया था। चौथा में टीपू सुल्तान इसी में मारा गया था। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजिया था। लॉर्ड वेलेस्ली था, बट सेकेंड के टर्म में कौन था? लॉर्ड हेस्टिंगस था। अच्छा, टीपू सुल्तान इसी में मृत्यु हो गया था चौथा कार्यकाल में। टीपू सुल्तान को शेर या मैसूर कहा जाता, याद रखिएगा। 16 का 4 नंबर। और टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध के चतुर्थ युद्ध में हुआ था। इसमें पूछ रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंगस। 16 आते हैं। क्वेश्चन 16 बोल रहा है, किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? कौन बोला था? तो डफरिन बोला था कि जो कांग्रेस है वो केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक यानी कुछ लोग जो है उसको प्रदर्शित करते हैं, डफरिन बोला था। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। हम लोग कह रहा है 17 कह रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पूना का तो कब हुआ था? तब एम जी रेनाडे किया था, एम.जी. रेनाडे। अच्छा, पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना एम.जी. रेनाडे द्वारा कब किया गया था? तो 1867 को किया था। कब किया था? 1867 में किया गया था। अब प्रबंधन मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख के द्वारा किया गया था। कब? 1840 में, 1840 में किया गया था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? 18 का पूछा भू राजस्व, क्योंकि सबसे ज्यादा उस टाइम तो क्या था? सबसे ज्यादा भूमि कर था, भू राजस्व था। अदा करके विजयनगर साम्राज्य का वित्तीय व्यवस्था सबसे विशेषता क्या था? मुख्य विशेषता तो भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व। क्वेश्चन 19 में हम आते हैं। कह रहा है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? अच्छा, जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। तो 19 का आपको हो जाएगा 2 नंबर अकबर, यानी किस मुगल शासक बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? अकबर के विरुद्ध हुआ था। कब हुआ था? अकबर के विरुद्ध हुआ था। 20 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि घटना को हम लोग मिलाते हैं, घटना को मिलाया जाए। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? और हुआ था 19 मार्च 1900, थोड़ा सा ऊपर करते इसको। अच्छा देखा था हम लोग का, हाँ। तो 19 मार्च हुआ था, रॉलेट एक्ट हुआ था 19 मार्च 1919 को हुआ था, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट आते हैं। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? ये आपको हो जाएगा सत्याग्रह हुआ था, वो सत्याग्रह 6 अप्रैल को हुआ था। ठीक है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? 1913 अप्रैल को, ना 2 दिसंबर को हुआ था ये। अमृतसर अगर पूछा जाए अधिवेशन कांग्रेस का तो 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अच्छा, देखिए में चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन का है कि रॉलेट एक्ट कब शुरू हुआ था? 19 मार्च 1919 को। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? 1919 में 16 अप्रैल को। 2 दिसंबर को हुआ था जालियांवाला बाग भारतीय राष्ट्रीय अमृतसर अधिवेशन
2 दिसंबर 1919 को हुआ था, बट जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। हाँ, ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। 21 कह रहा है कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का सही क्रम क्या है। विस्तार का, अच्छा, सबसे ज्यादा हम लोग का लगता है सीमा बांग्लादेश से लगता है। तो बांग्लादेश तो देशों के मध्य का सीमा के विस्तार, अच्छा, अवरोही क्रम कर रहा है। आरोही क्रम पूछ रहा है, आर मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे ज्यादा होता है बांग्लादेश से, उसके बाद चाइना से, उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद नेपाल से हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए क्या कि बांग्लादेश से कितना आता है, तो 40-96 याद रखिएगा, 40-96। अच्छा, चाइना के साथ, चाइना आपको हो गया 33, 34-88। अच्छा, चाइना के साथ ये हो गया इसके साथ। अच्छा, अब देखिए पाकिस्तान क्या है, तो पाकिस्तान के साथ आपको हो जाएगा 32-33, 33-32, 33-23। अच्छा, नेपाल के साथ क्या है, तो नेपाल के साथ आपको हो जाएगा 1751, 1751 आपको हो जाएगा। अफगानिस्तान याद रखिए कि मात्र अफगानिस्तान के साथ लगता है 106 किलोमीटर। कितना, 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला नहीं होता। तो कौन नहीं होता है, 22 का, तो जो नीचे हम लोग जो पाया जाता है बिहार को, बिहार हम लोग को एक मैप हो गया, ग्राफ हो गया। तो बिहार का जो बीचे बीच से कौन सा नदी निकलती है, गंगा जाती है। ऊपर को हम लोग बोलते हैं उत्तरी बिहार, नीचे बोलते हैं दक्षिणी बिहार, साउथ बिहार। अच्छा, तो ऊपर कौन नहीं होता है, तो ऊपर को जो होता है ना, ऊपर का जो होता है धारवाड़ जो भू चट्टान जो होता है वो नीचे पाया जाता है, यानी कि दक्षिणी बिहार में, दक्षिण बिहार में पाया, तो कहला कौन नहीं होता है, तो नवादा, रोहतास है, और वो भी धारवाड़ देखना है। दक्षिण, दक्षिण किधर साइड, दक्षिण आपको पूर्व से नहीं, दक्षिण आपको पूर्व साइड होता है धारवाड़, पूर्व सॉरी दक्षिण, दक्षिण पश्चिमी साइड होता है। तो इसमें कौन कौन जिला आता है, 22 का रोहतास में नहीं आता है, कौन कौन, मुंगेर आता है, मुंगेर आपको हो जाएगा, जमुई हो जाएगा ना, हाँ, यानी कि जो दक्षिण जो पूरब जो है, दक्षिण पूरब ये आता है धारवाड़ में, नवादा, जमुई, मुंगेर, और रोहतास में नहीं आता है 22 का। तो 22 का देखते हैं हम लोग कर आगे, इसे कहा दक्षिण पूरब जिला आता है, जैसे कौन, मुंगेर, नवादा, जमुई जिसे शामिल होता है दक्षिण पूर्व में, ठीक है, रोहतास के लिए। अगर वही इस क्षेत्र में बिंद प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में बिंद भूमध्यरीय रचना कैमूर सोन नदी का रोहतास में पाई जाती है। विध्यन, अगर विध्यन पूछा जाए ना चट्टान के लिए, तो आपको हो जाएगा कौन कौन, रोहतास और कैमूर। विध्यन का अगर धारवाड़ पूछा जाए तो आपको हो जाएगा जमुई, मुंगेर और नवादा। तो कह रहा है इसमें धारवाड़ कौन नहीं है, तो रोहतास नहीं है, आपको हो जाएगा 22। क्वेश्चन 23 कह रहा है, 23 कह रहा है कि अटल 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 टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार के कौन सही इसमें हो जाएगा। तो 23 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 23 का 4 आपको हो जाएगा, इसमें से सब सभी सही है। तो पहला क्या कह रहा है इसमें कि इसका निर्माण सीमा संगठन द्वारा किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है, वही किया था, बीआरओ किया था। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। हाँ, बिल्कुल सही बात होता है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है इसको। अगला देखते हैं क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं। 24 कह रहा है आपको, 24 कह रहा है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित होता है। तो आपको सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच नर्मदा घाटी का स्थित होता है। अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 का आप क्वेश्चन कर रहा है, 25 आपको मिलान वाला है, 25 आपको मिलान होता है। अच्छा, मिलाइए कहाँ है। कह रहा कि बादाम पहाड़ कहाँ है, तो बादाम पहाड़ आपको हो जाएगा उड़ीसा में हो जाएगा। बादाम पहाड़ कहाँ है, बादाम पहाड़ आपको उड़ीसा में हो जाएगा। अच्छा, डल्ली राजजहरा कहाँ है, डल्ली राजजहरा कहाँ है, तो आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कहाँ पे आपको, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कुद्रेमुख कहाँ, कर्नाटक में हो जाएगा। नोमुंडी कहाँ आपको हो जाएगा, नोमुंडी आपको झारखंड में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला 26 नंबर।
26 कह रहा है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च चोटी जो होता है माउंट किलिमंजारो कहाँ आपको हो जाएगा? तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में हो जाएगा। कहाँ पे? तंजानिया में। तंजानिया में दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी कौन है? ओजस डेल सलाडो। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। यूरोप का सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस। तो अफ्रीका का किलिमंजारो और दक्षिण अमेरिका का ओजस डेल सलाडो, उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले, यूरोप का एल्ब्रुस। क्वेश्चन 27 में आते हैं लोग। 27 कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा होती है क्या? 4 नंबर दक्षिण पूर्व क्या करें ग्रीष्मकालीन करण। हाँ ग्रीष्मकालीन कर रहा था आपको 27 का 4 नंबर जाएगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व यानी कि आपको हो जाएगा इधर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व। ठीक है उत्तर पूर्व इधर हो जाएगा आपको इस साइड, दक्षिण पश्चिम इधर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 28 देखते हैं। ये 28 हम लोग मिलाने वाला है तो देखते हैं कहाँ कहाँ क्या है। 28 क्या कह रहा है कि उज्बेकिस्तान का राजधानी कहाँ होता है? उज्बेकिस्तान का राजधानी ताशकंद होता है। ताशकंद उज्बेकिस्तान का हो जाएगा ताशकंद। ताजिकिस्तान का कहाँ? दुशानबे। ताजिकिस्तान का दुशानबे। किर्गिस्तान का किर्गिस्तान का बिश्केक। किर्गिस्तान का बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान का होता है अशकाबाद। उज्बेकिस्तान का ताशकंद, ताजिकिस्तान का दुशानबे, किर्गिस्तान का बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान का हो जाएगा अशकाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर कह रहा है 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो 29 का आपको 2 नंबर निर्यात में अगर वृद्धि करेंगे तो मुद्रा का अवमूल्यन का सबसे प्रभावित प्रभाव हो सकता है। 30 नंबर आते हैं हम लोग। 30 कह रहा है कि वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकता है। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन ले सकता है वो क्या कहला उसे उधार ले सकता है कौन? तो आपको 30 का आपको हो जाएगा 2 नंबर सीमांत अस्थायी सुविधा दर बोलते हैं इसको। सीमांत अस्थायी सुविधा दर बोलते हैं। अच्छा आगे देखते हैं हम लोग। 31 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है कि उनकी में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं होता? तो कौन नहीं होता आरबीआई से? तो देखो ऋण नियंत्रण होता है। ऋण नियंत्रण 31 का हो जाएगा। ऋण नियंत्रण तो होता है। अच्छा कौन कौन देखता है? इसके 31 का आपको 2 दिया है। हाँ कौन कौन नहीं करता? अच्छा कौन नहीं करता है? तो कौन नहीं करता तो सिर्फ मान लीजिएगा आपको कौन नहीं करता है तो आपको ये नहीं करता और सब करता है। ऋण नियंत्रण करता भी है, मुद्रित नोट जारी करता है, हाँ बिल्कुल सही करता है। अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है, हाँ बिल्कुल देता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो 32 का होगा 3 नंबर होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का था। 33 नंबर 33 का रहा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो 33 को हो जाएगा साइमन कुजनेट्स को। राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को कहा था। 34 नंबर आते हैं लोग। कल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF एवं वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको वाशिंगटन DC में स्थापना 1945 में होता है, याद रखिएगा। 35 कह रहा है कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है? तो 35 का आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा। भारत में कृषि उत्पाद से संबंधित होता है बाजार, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम करता है। 35 का हो जाएगा 3 नहीं हुआ। 36 में बनवाते हैं। 36 कह रहा है कि भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है? तो ये आपको दिया है बांग्लादेश को दिया गया है। किसको दिया है? बांग्लादेश को दिया गया है। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 37 कह रहा है कि
कि भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया है? तो 37 का आपको हो जाएगा 2133 रुपया। कितना? धान के लिए 2183 रुपये। अच्छा, केंद्र सरकार वर्तमान में 22 फसल को एमएसपी प्रदान करता है। याद रखिएगा, 22 फसल को एमएसपी प्रदान करता है। जैसे धान है, गेहूं है, चना, मटर, उसी तरह से 22 फसल होता है जिसका एमएसपी हर एक साल निर्धारित किया जाता है कि कितना में बिकना चाहिए। 38 बनाते हैं। 38 कह रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम चलाया गया था, शुरुआत किया गया था। तो 38 का हो जाएगा 2 नंबर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शुरू किया था कि पोषण भी और पढ़ाई भी। 39 चंद्रयान थर्ड जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया का कुल वजन कितना लगभग था? वजन पूछ रहा था। 39 होता है इसका वजन। अच्छा, 39 था। अच्छा, अब देखिएगा, चंद्रयान को हम लोग छोड़ा गया। ये रॉकेट का नाम था LVM-3 और M4। ये इस रॉकेट का पक्का याद रखिएगा, LVM-3 M4। अच्छा, चंद्रयान थर्ड। अच्छा, चंद्रयान जो हम लोग का थर्ड लॉन्च कब किया था? तो 14 जुलाई को हम लोग को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को हम लोग वहाँ पहुँचा था। चंद्रयान फर्स्ट कब छोड़ा गया था? 2008 में भेजा गया था चंद्रयान फर्स्ट को। और चंद्रयान 2 कब भेजा गया था? 2019 में। 2019 में थर्ड, पहला 8 में और तीसरा का भेजा गया चंद्रयान 23 में। 14 जुलाई को छोड़ा गया था और 23 अगस्त को पहुंचा था। LVM-3 M4 रॉकेट का नाम याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 40 कर रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया? तो थीम 5 जून को जो मनाया था विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, उसका थीम क्या है 2023 का? तो 40 का 2 नंबर हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान यानी प्लास्टिक। अच्छा, ये अब देखिए कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 1973 से मनाया जा रहा है। 5 जून 1973 से मनाते आ रहे हैं हम लोग। 41 मनाते हैं। क्वेश्चन 41 में आता है कि हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया? दुबराज चावल 41 का होगा, छत्तीसगढ़ का चावल है ये। दुबराज चावल कहाँ का? छत्तीसगढ़। अच्छा, बिहार का मरछा चावल बिहार का जो दिया गया 2023 में जीआई टैग। मध्य प्रदेश का रीवा का आम का। अच्छा, सिंह अस्कोक का लद्दाख का। हाथरस का हींग उत्तर प्रदेश का। मरचा चावल बिहार का, ठीक है। दुबराज चावल छत्तीसगढ़ का। अगला देखते हैं 42 नंबर। निम्नलिखित राज्य उनके राज्यपाल का सही क्रम बैठाइए। अच्छा, केरला में भी कौन राज्यपाल है? आरिफ मोहम्मद है। अच्छा, कौन सही नहीं है? तो केरला का आरिफ मोहम्मद खान है। केरला कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। नागालैंड ला गणेशन है। त्रिपुरा का आपको गुरमीत पाल सिंह नहीं है। त्रिपुरा का आपको सत्यदेव हो जाएगा। त्रिपुरा का सत्यदेव नारायण है। राजस्थान का कलजार मिश्र है, याद रखिएगा। केरल का आरिफ मोहम्मद खान है। नागालैंड का गोला गणेशन हो जाएगा। त्रिपुरा को हो जाएगा नारायण आर्य है। राजस्थान का कलजार मिश्रा हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था? तो जानबे करते हैं, क्रिकेट का क्वेश्चन छूटेगा। तो 43 का 2 नंबर 10 टीम। ऑस्ट्रेलिया जीता वर्ल्ड कप 2023 का। हारा कौन? इंडिया। मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा था? तो विराट कोहली। और आगे देखते हैं क्वेश्चन 44 कह रहा है कि हाल ही में बिहार का नया अधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? बिहार का नया अधिवक्ता, अच्छा, पीके शाही। अच्छा, पीके शाही को बिहार का अधिवक्ता नियुक्त किया गया। अच्छा, 45 कह रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? साहित्य के क्षेत्र में तो साहित्य को मिला गया आपको जॉन फासे को। साहित्य में जॉन फंस गया, साहित्य में मिला गया। अच्छा, अब कह रहा है 46 मनवाते हैं। नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित होता है? अच्छा क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नागेवाजा शब्द किस खेल से संबंधित है? तो नागेवाजा आपको हो जाएगा
जूडो से हो जाएगा, नागेबाजा जूडो से। अच्छा, सर्व शब्द संबंधित होता है वॉलीबॉल से, कैडी गोल्फ से होता है, स्लिप क्रिकेट से होता है, नाइट शतरंज से होता है, पुश इन हॉकी से होता है। आगे आते हैं 47 में आते हैं लोग। 47 करा कि प्रोलॉग किस पीढ़ी का कंप्यूटर भाषा है? प्रोलॉग किस पीढ़ी के कंप्यूटर का भाषा है? तो प्रोलॉग होगा 27 का प्रथम पंचम का हो जाएगा। प्रोलॉग पंचम का होता। अच्छा, पंचम का होता। अगला देखते हैं 48 का देखते हैं लोग। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? 48 1 में रोम में हो जाएगा। 48 का 1 रोम में हो जाएगा। 49 में आते हैं। 49 करा कि नकटा लोक नृत्य किस राज्य में? नकटा, तो नकटा आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ पे? नकटा महाराष्ट्र में। छऊ कहाँ का? झारखंड का। ढाली कहाँ का? बंगाल का। पनिहारी, पनिहारी राजस्थान का। छपेली हिमाचल प्रदेश का। और पनिहारी एगो छत्तीसगढ़ का। पनिहारी राजस्थान का है। अच्छा, नकटा कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 टन क्वेश्चन देखते हैं। 50 का रहा कि निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है? निखिल बनर्जी क्या हो जाता है? सितार। निखिल बनर्जी क्या हो जाता है? सितार। अच्छा, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, अल्लाह रखा तबला वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, भजन सुपारी संतूर वादक, इंद्रलाल राणा पखावाज। क्या? पखावाज। आगे देखते हैं 51 नंबर देखते हैं। 51 कह रहा हूँ कि डीसी जो जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको 51 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, अब आते हैं 52। हम आते हैं 52 कह रहा है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास कितना होता है? तो लाल रंग का परास आपको होता है 3900 6200 से लेकर 7800 के बीच होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? परास 62 से लेकर 7800। अच्छा, बैगनी का होता है 39 से 4600। अच्छा, लाल रंग का होता है ये 39 से 7800 होता है। 39, अच्छा 39 था, कहीं कहीं 62 लिख रहा है। ठीक है, लाल रंग का 62 से 78 होता है। चलो ठीक है। बैगनी का याद रखिएगा 39 से 44, 3900 से 4400 के बीच होता है। बैजनी पिनाला ऊपर से आएगी। बैगनी सबसे कम, और जामुनी का होगा, नीला का होगा, हरा का होगा, पीला का होगा, नारंगी का होगा, लाल। अगला क्वेश्चन कर रहा है 53 का। 53 बोल रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आपको हो जाएगा कंपन के आयाम के द्वारा। प्रबलता आयाम से मापा जाता है। 54 का आते हैं। कह रहा है जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो 54 का हो जाएगा हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। अब क्वेश्चन देखते हैं 55। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? लाल रंग की वस्तु लाल रंग क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह लाल रंग को प्रवर्तित कर देता है। लाल रंग को प्रवर्तित कर देता है। कोई लाल रंग की वस्तु लाल दिखाई पड़ती है क्योंकि वह श्वेत प्रकाश के सभी रंगों को सोख लेता है, किंतु केवल लाल को प्रवर्तित करता है। ये श्वेत प्रकाश के सभी रंग को सोख लेता है। ठीक है, 56 नंबर। लाल रंग को प्रवर्तित कर देता है। 56 का क्वेश्चन, कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? कार्य का मान, तो कार्य का मान आपको हो सकता है बल या विस्थापन की दिशा में परस्पर लंबवत हो, और जब विस्थापन शून्य हो, या बल या विस्थापन की दिशा में परस्पर लंबवत हो। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 56 का 4। 57 आते हैं। 57 कह रहा है कि प्रतिरोध के दो तार R1 R2 को समानांतर क्रम में अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो हम लोग क्या लिखते हैं 1/R1, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमको क्या होता है? पैरेलल में है, सबको जोड़ दिएगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगा यहाँ से हम लोग का। तो क्या आ जाएगा? R1 प्लस R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2
ऑप्शन नंबर 3 और 57 के। 58 नंबर आते हैं। 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य पाया जाता है? तो सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य किसमें पाया जाता है? रेडियो में हो जाएगा। रेडियो में गामा किरण, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें और रक्त किरण में। अच्छा, सबसे बढ़ती मत है ना। अच्छा, सबसे कम, सबसे अधिक, सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंग पाया जाता है। उससे कम अवरक्त में, उससे कम पराबैंगनी में, उससे कम एक्स किरण में, उससे कम गामा किरण में। सबसे अधिक पाया जाता है गामा किरण का। 59 में आते हैं। 59 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? मिश्रण का, अच्छा, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल या इनमें से कोई नहीं। तो 59 का हो जाएगा इस्पात एक मिश्रण है। 60 में आते हैं। 60 करें, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क होता है? क्या कार्नेलाइट किसका अयस्क होता है? तो पोटेशियम का है कार्नेलाइट। अच्छा, कुछ देखते हैं, कुछ। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है? KCl MgCl2 और 6H2O होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है KCl MgCl3 6H2O। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62 में हम आते हैं। 62 कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसमें? तो 62 का 4 नंबर, रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करना। रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करना फोटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 63 कि मणिक और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं, क्या होते हैं? तो ये आपको एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। हाँ, मणिक और नीलम याद रखिएगा, एल्युमिनियम का एक रूप है, एल्युमिनियम का एक रूप होता है। 64 में आते हैं। जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंटेज कितना परसेंट होता है? तो जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंट 0% होता है। कितना? 0%। 1 नंबर। अगर जर्मन सिल्वर की बात किया जाए, तांबा होता है 50%, तांबा 50%, जस्ता आपको होता है 35%, ठीक है। निकेल आपको होता है 15%, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता, याद रखिएगा। 65 का निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, किसका होती है? 65 का हुआ अल्कोहल का सबसे अधिक होता है विशिष्ट ऊष्मा, अल्कोहल का। अच्छा, जी, पानी का विशिष्ट ऊष्मा 1 होता है। अच्छा, हाँ, 1 होता है, पानी का 1 होता है। अच्छा, ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होता है? अतः तो आपको हो जाएगा 4 नंबर, इनमें से एक से अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। तो 66 का हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। 67 कह रहा है कि मास्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो रासायनिक युद्ध में किया जाता है। रासायनिक युद्ध में मास्टर्ड गैस किसे बोलते हैं? मीथेन के बोलते हैं, CH4 आने के मीथेन। हम लोग रासायनिक युद्ध में मास्टर्ड गैस का प्रयोग करते हैं। 68 में आते हैं। 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं होता है? तो विस्फोटक नहीं है, तो नाइट्रो क्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं होता है। TNG है, TNT भी है और पोटेशियम क्लोराइड भी है। ये लोग क्या है? विस्फोटक है, बट नाइट्रो क्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं होता है। 69 में आते हैं। 69 क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा होता है? सबसे पुराना जीव कौन है? तो नीली हवेल शैवाल। 69 का आपको 1 हो जाएगा। 70 में आता है। 70 कह रहा है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। क्या कह रहा है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को
हमेशा एक सा बनाए रहता है, नहीं एक जैसा उसका टेम्परेचर रहता है। जी, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 71 नंबर देखते हैं। 71 क्वेश्चन कह रहा है, मिलाइए। 71 क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरी, सुंदरी आपको हो जाएगा, देखिएगा, सुंदरी आपका जो होएगा वो हो जाएगा, सुंदरी आपका हो जाएगा न्यूमेटोफोर में, न्यूमेटोफोर में। अच्छा, अमरबेल हो जाएगा 71, अमरबेल जो होएगा आपको होगा चूसन मूल का होगा, अमरबेल चूसन मूल में आता है। अच्छा, उसके बाद सिंघाड़ा, सिंघाड़ा आपको आता है भूमिगत तना है, सिंघाड़ा क्या भूमिगत तना हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सिंघाड़ा भूमिगत तना हो जाएगा, उसके बाद आपको हो जाएगा, अच्छा, प्याज क्या हो जाएगा, तो प्याज आपको हो जाएगा, सिंघाड़ा आपको हो जाएगा स्वांगी कारक मूल में हो जाएगा, प्याज आपको हो जाएगा तना, प्याज क्योंकि प्याज एक तना होता है, सिंघाड़ा यहाँ हो जाएगा। सुंदरी आपको हो जाएगा न्यूमोडफेर में, अमरबेल हो जाएगा चूसन मूल में, सिंघाड़ा आपको हो जाएगा स्वांगी कारक मूल में, प्याज आपको एक तना तो जान में करते हैं। 72 में अनुवाद है। 72 क्वेश्चन कह रहा है कि शल्य क्रिया में ऑस्टोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में ऑस्टोप्लास्टी क्या होता है? 72 का 3 नंबर है, कूल्हे की जोड़ का प्रतिस्थापन, कूल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? 73 का हो जाएगा छोटी आंत में, 73 का हो जाएगा आपको छोटी आंत में होता है। 74 नंबर, 74 हो जाएगा इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में आपको होता है जस्ता होता है, इंसुलिन में आपको क्या होता है जस्ता होता है। 75 में आते हैं हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन होता है? हेपेटाइटिस से कौन सा मनुष्य का अंग प्रभावित होता है? तो 75 का हो जाएगा लीवर, कौन होता है? लीवर। 76 मैथ है, तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कितना, कमेंट के बताइएगा कि कितना नंबर आया है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।